जय हिंद एवरीवन। आज से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मेरा एक ही एम है कि मैं आपको ए ग्रेड दिला के रहूंगा। और उस ए ग्रेड दिलाने की सीरीज में आज हम करेंगे लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिससे 80 से 90 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स आर देयर। नेतृत्व की जो शैलियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेतृत्व की शैलियां होती हैं वो टोटल 3 तरह की होती हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। सबसे पहले नंबर पे होती है डेमोक्रेटिक, ये हमारी एक नेतृत्व की शैली है जिसे हम लोकतांत्रिक बोलते हैं। दूसरी होती है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक हमारी तानाशाही से संबंधित होती है। और तीसरी होती है लेज फेयर यानी कि लेसिस फेयर, LAISSEZFAIRE। ये 3 तरह की हमारी नेतृत्व की शैलियां होती हैं जिन्हें हम लोकतांत्रिक, तानाशाही और लेसिस फेयर के नाम से जानते हैं। इन विच स्टाइल डज द लीडर मेक ऑल डिसीजन अलोन। कौन सी नेतृत्व शैली में नेता सभी निर्णय अकेले लेता है। तो सभी निर्णय अगर अकेले लेने हैं तो वो होती है तानाशाही। ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। इसे डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक या फिर तानाशाही के नाम से जाना जाता है। ए लीडर हु कंसल्ट सबऑर्डिनेट्स बिफोर की डिसीजन इज। नेता जो निर्णय लेने से पहले अधीनस्थों यानी कि सबऑर्डिनेट से परामर्श लेता है। तो निर्णय लेने से पहले अगर परामर्श ले रहा है तो वो है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। विच स्टाइल अलाउ ग्रुप मेंबर्स कंप्लीट फ्रीडम टू मेक डिसीजन। कौन सी नेतृत्व शैली में समूह के सदस्य निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता रखते हैं। तो पूरी स्वतंत्रता वाला जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेज फेयर। तो आई होप ये तीनों स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं तानाशाही की, तो तानाशाही में जो एक लीडर होता है वही डिसीजन लेता है, वो किसी की भी नहीं सुनता, सारे डिसीजन वो खुद से लेता है, उसे हम तानाशाही बोलते हैं। लोकतांत्रिक की बात करें तो जैसे लोकतंत्र होता है जिसमें जनता खुद चुनती है अपने नेताओं को, तो नेताओं को सबऑर्डिनेट और सभी से जब की डिसीजन लेना है तो वो पूछना पड़ता है और उसी के तहत वे डिसीजन लेते हैं। और लेज फेयर के अंदर जो सबऑर्डिनेट होते हैं यानी कि जो सदस्य होते हैं समूह के, उनको पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है डिसीजन लेने के लिए। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तानाशाही नेतृत्व की मुख्य विशेषता क्या है। तो तानाशाही नेतृत्व की जो मुख्य विशेषता है वो है फुल कंट्रोल बाय ए लीडर। इसमें नेता द्वारा पूर्ण नियंत्रण होता है। विच स्टाइल शोज बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क व्हेन द लीडर इज प्रेजेंट। कौन सी नेतृत्व शैली में नेता के उपस्थित होने पर कार्य की गुणवत्ता और मात्रा बेहतर होती है। तो ऐसा कब होता है, जब तानाशाही होती है, क्योंकि तानाशाही में लोग डर से काम करते हैं। तो जब तानाशाह उपस्थित होगा तो लोग काम करेंगे, नहीं उपस्थित होगा तो वो काम नहीं करेंगे। लीडरशिप दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज कॉल्ड। वह नेतृत्व, वह लीडरशिप जो परिस्थिति के अनुसार बदलती है उसे क्या कहते हैं। तो जो बदलती है उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फिर वेरिएबल, परिवर्तनीय। ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लीडरशिप इज प्राइमरली अबाउट। नेतृत्व मुख्य रूप से किसके बारे में है। तो नेतृत्व जो मुख्य रूप से होता है वो होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना और उन्हें इंस्पायर करना काम को कंप्लीट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दी भगवत गीता व्हाट मस्ट ए लीडर सेट। भगवत गीता के अनुसार एक नेता को क्या स्थापित करना चाहिए। तो नेता को डरा के काम नहीं करवाना चाहिए, बल्कि नेता को पर्सनल एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहिए, खुद वो काम करके बताना चाहिए। उसी से वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्पायर कर सकता है उस काम को करने के लिए। द बेस्ट वे फॉर ए लीडर टू मोटिवेट ए ग्रुप इज। एक नेता के लिए अपनी टीम को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका है सेटिंग पर्सनल एग्जाम्पल, व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहां पे। अब हम बात करते हैं कुछ लीडरशिप ट्रेट्स यानी कि नेतृत्व की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। विच ट्रेट रिलेट्स टू क्रिएटिंग ए फेवरेबल इंप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। कौन सा गुण अनुकूल छवि और आत्मविश्वास पैदा करने से संबंधित है। तो बेयरिंग, हमारा जैसा ड्रेस होगी, हमारा जैसा टर्नआउट होगा और हमारी जैसी बियरिंग होगी, ये सारी चीजें डिसाइड करती है हमारा आत्मविश्वास और हमारा इंप्रेशन यानी कि छवि। करेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू टाइप। साहस जो होता है वो किन 2 प्रकारों का संयोजन है। तो साहस जो आता है वो 2 चीजों से आता है, हम फिजिकली कितने फिट हैं और हमारे मोरल कितने अच्छे हैं, यानी कि हमारी नैतिकता से और हमारे शारीरिक से।
तो ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। इंटीग्रिटी इज डिफाइंड एज विच क्वालिटी, सत्यनिष्ठा को किस गुण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सत्यनिष्ठा को परिभाषित किया जाता है ट्रूथफुलनेस के रूप में, यानी कि सत्यता। व्हाट डज अलर्टनेस हेल्प ए लीडर अचीव, सतर्कता एक नेता को क्या प्राप्त करने में मदद करती है? सतर्कता का मतलब कि कोई लीडर कितना अलर्ट है, उसका ध्यान कितना है चारों तरफ। तो जब उसका ध्यान रहेगा तो उसे पता लगेगा कि कौन सी अवसर यानी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो उनको सीज कर पाएगा। अपॉर्चुनिटीज को सीज करने में अलर्टनेस हेल्प करती है, अवसरों को प्राप्त करने में जो अलर्टनेस है वो हेल्प करती है। और अलर्टनेस लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। विच ट्रेट सिग्निफाई द एबिलिटी टू विदस्टैंड पेन और स्ट्रेस, कौन सा गुण दर्द या तनाव को सहने की क्षमता को दर्शाता है? तो दर्द या तनाव को सहने की जो क्षमता है उसे हम बोलते हैं सहन शक्ति यानी कि एंड्योरेंस, ऑप्शन बी। एक्टिंग प्रॉम्प्टली विदाउट वेटिंग फॉर ऑर्डर इज कॉल्ड, बिना आदेश के तुरंत कार्य करना क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं इनिशिएटिव लेना, पहल करना, ऑप्शन बी। टैक्ट इन लीडरशिप मींस, नेतृत्व में व्यवहार कुशलता, टैक्ट का क्या अर्थ होता है? देखो कोई लीडर टैक्टफुल है, इसका क्या मतलब है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है अच्छे से बिना और किसी को ऑफेंड किए, बिना फ्रिक्शन के, बिना घर्षण के। तो हैंडलिंग अदर्स विदाउट फ्रिक्शन, बिना घर्षण के दूसरों को संभालना, यह व्यवहार कुशलता कहलाता है, टैक्टफुलनेस या टैक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए लीडर्स एबिलिटी टू बी इम्पार्शियल एंड फेयर इज कॉल्ड, एक नेता के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कोई नेता इम्पार्शियल है यानी कि पार्शियलिटी नहीं करता, और फेयर है यानी कि निष्पक्ष है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? तो इस क्वालिटी को बोलते हैं जस्टिस। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं आगे क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यू है। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपके एग्जाम में। और पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, वहां पे सारे टॉपिक्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, अनसेल्फिशनेस इन ए लीडर मीन्स, एक नेता में निस्वार्थता का क्या अर्थ है? कोई एक लीडर है और हम कहते हैं कि वो निस्वार्थ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्लेसिंग अदर्स इंटरेस्ट अबोव सेल्फ, अपने खुद के इंटरेस्ट से ऊपर दूसरों के इंटरेस्ट को रखना, दूसरों के हितों को स्वयं से ऊपर रखना। तो अगर ऐसा कोई लीडर करता है तो हम कहेंगे कि वो लीडर निस्वार्थ है, अनसेल्फिशनेस है उसमें। डिसिजिवनेस इज एसेंशियल फॉर, निर्णयशीलता किसके लिए आवश्यक है? तो निर्णयशीलता तो निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, अच्छे निर्णय लेने के लिए। तो मेकिंग साउंड डिसीजन, अच्छे निर्णय लेने के लिए, ठोस निर्णय लेने के लिए डिसाइजिवनेस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, डिपेंडेबिलिटी सिग्निफाइज, भरोसेमंदता क्या दर्शाती है? तो भरोसेमंदता क्या दर्शाएगी? अब भरोसेमंदता दर्शाएगी कि वो प्रॉपर ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, कर्तव्य का उचित प्रदर्शन, ऑप्शन बी। फेथफुलनेस टू कंट्री एंड कलीग इज, कलीग मतलब जो साथ में काम करते हैं उन्हें कलीग बोला जाता है। देश और सहयोगियों के प्रति विश्वास योग्यता क्या है? तो देश के प्रति और सहयोगियों के प्रति जो विश्वास योग्यता है उसे हम लॉयलिटी यानी कि वफादारी बोलते हैं। इंथुजियास्टिक लीडर शोज, इंथुजियास्टिक होते हैं उत्साही, उत्साही नेता क्या दिखाते हैं? तो उत्साही नेता दिखाते हैं सिंसियर इंटरेस्ट इन टास्क, कोई भी कार्य जो उनको करना है उसमें सच्ची रुचि दिखाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि ये जो लीडर है वो इंथुजियास्टिक है, उत्साही नेता है। क्वेश्चन नंबर 24, अलर्टनेस अलाउज ए लीडर टू, सतर्कता एक नेता को क्या करने की अनुमति देती है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जो भी नेता सतर्क होगा उसे पता लगेगा कि कब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को सीज कर पाएगा, नोटिस कर पाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, ए लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, एक नेता की क्या जिम्मेदारी होती है? तो एक नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी टीम को सही दिशा दे, गिव टीम राइट डायरेक्शन, टीम को सही दिशा देना। अब हम बात करते हैं जो कोर लाइफ स्किल्स है ना, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये भी लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंडर ही आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोर लाइफ स्किल्स आर आइडेंटिफाइड बाय WHO,
WHO द्वारा कितने मूल जीवन कौशल पहचाने गए हैं? तो WHO ने जो पहचाने हैं वो टोटल 10 मूल जीवन कौशल है। और ये बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे PYQ के ऊपर बेस्ड हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्किल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग वंस ओन कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? किस कौशल में स्वयं के चरित्र, शक्तियों और कमजोरियों को समझना शामिल है? तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता। किसी भी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका कैसा कैरेक्टर है, उसमें क्या पॉजिटिवनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसे सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। एम्पैथी इज द एबिलिटी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पैथी, देखो सिंपैथी और एम्पैथी दो वर्ड होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपैथी और इम्पैथी, सिंपैथी तो मतलब होता है हमको किसी पे दया भाव आ रहा है, उसको सिंपैथी बोला जाता है। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा कैसे फील कर रहा है, उस बात को समझने की जो एबिलिटी होती है उससे एम्पैथी बोलते हैं। यानी कि अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड सिचुएशन, दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की जो कला होती है उसे एम्पैथी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, समस्या को समाधान करने में पहला कदम क्या होता है? हमको अगर किसी भी समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि समस्या है क्या। तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ऑप्शन बी। क्रिटिकल थिंकिंग इनेबल्स ए पर्सन टू, तार्किक सोच एक व्यक्ति को क्या करने में सक्षम बनाती है? तो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो व्यक्ति को सक्षम बनाती है उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में और फिर उसको ऑब्जेक्टिवली विश्लेषण करने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनालाइज इन्फो एंड एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिवली जानकारी और अनुभव का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना, ये हेल्प करती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 31, क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प्स इन, रचनात्मक सोच किस में मदद करती है? रचनात्मक, क्रिएटिव थिंकिंग की बात हो रही है। क्रिएटिव थिंकिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि इसको किस किस तरीके से किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को सोल्व, तो वो होता है कि नए विचारों को उत्पन्न करना, जनरेटिंग न्यू आइडियाज। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स, निर्णय लेने में शामिल होता है। तो निर्णय लेना, इसका क्या मतलब है? निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग क्या कहलाता है? तो डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जितने भी ऑप्शन हमको दिए गए हैं उसमें से बेस्ट पाथ को चूज करना, ऑप्शन बी। विकल्पों में से सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, देखो 33 देखते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रमोट, पारस्परिक संबंध बढ़ावा देते हैं। तो जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो पॉजिटिव इंटरेक्शन विद अदर्स, दूसरों के साथ सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन है संचार। पहली बात तो हम यह समझते हैं कि संचार का क्या मतलब होता है। संचार का मतलब होता है कि हम अपने मैसेज को दूसरों तक अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब वो जो मैसेज है वो ठीक से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये चीज होती है। अब इस मैसेज को पहुंचाने के लिए हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं। हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो दो तरह से हम करते हैं। पहली बात तो हम बोल के उसको बताते हैं, साथ के साथ हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हमारा खड़े होने का तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये दोनों मिला के जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है। तो इसीलिए जो सही जवाब होगा वो होगा वर्बल और नॉन वर्बल स्किल। वर्बल मतलब बोलने का सिर्फ, और नॉन वर्बल जिसमें हम बोलते नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और पोस्चर से हमारे मैसेज को समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कोपिंग विद इमोशन, भावनाओं से निपटने का क्या अर्थ होता है? तो भावनाओं से निपटने का अर्थ है पहले तो रिकॉग्नाइज करना और फिर मैनेज करना। किन्हें? भावनाओं को। कोपिंग विद स्ट्रेस हेल्प्स इन, तनाव से निपटने में मदद मिलती है। तो जब तनाव से कैसे निपट सकते हैं? तो तनाव से निपटने का भी यही तरीका है, पहले तो ये पता लगाओ कि स्ट्रेस हो क्यों रहा है, और फिर ये पता लगाओ कि उसके सोर्स क्या है, कि किस वजह से हो रहा है, और फिर उन वजहों यानी कि उन सोर्स के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो तनाव है वो मैनेज हो जाएगा। लाइफ स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू, जीवन कौशल किसके माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं? तो जो जीवन के कौशल होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं प्रैक्टिस और पेशेंस से, यानी कि प्रैक्टिस बार बार अभ्यास से, और पेशेंस यानी कि धैर्य से। विच स्किल हेल्प अस लुक बियॉन्ड डायरेक्ट एक्सपीरियंस,
कौन सा कौशल हमें प्रत्यक्ष अनुभव से आगे देखने में मदद करता है? आगे की बात हो रही है, तो आगे तो हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग से। जब हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, जब हमारी सोच रचनात्मक होगी, तभी हम अलग अलग तरीके से सोच पाएंगे और प्रॉब्लम्स के अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और ये किसी भी लीडर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्टिव लिसनिंग मीन्स चयनित श्रवण। सिलेक्टिव लिसनिंग यानी कि हम सभी चीजों को नहीं सुन रहे, कुछ एक चीज को सुन रहे हैं, उसी को हम सिलेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। हियरिंग ओनली पार्ट ऑफ ए मैसेज, संदेश के केवल एक भाग को सुनना क्या कहलाता है? सिलेक्टिव लिसनिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, रेजिलियंस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेल्प्स टू। व्यक्तित्व विकास में लचीलापन मदद करता है, यानी कि रेजिलियंस। तो रेजिलियंस परसिस्ट इन एडवर्सिटी, विपत्ति में डटे रहना रेजिलियंस कहलाता है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा जो एग्जाम होता है जो कि बाइलिंगुअल होता है, उस बाइलिंगुअल एग्जाम में जो करेक्ट आंसर माना जाता है वो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित माना जाता है। अगर कई बार हिंदी की ट्रांसलेशन में कोई गलती आ जाती है एग्जाम में, तो भी आपको इंग्लिश वाला जो उसकी ट्रांसलेशन है उसको भी जरूर पढ़ के देखना है। क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे हम, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बेसिक हैं उनसे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर, आत्मविश्वास और चरित्र का निर्माण करना। पर्सनैलिटी इज पैटर्न ऑफ, व्यक्तित्व किसका एक पैटर्न है? तो व्यक्तित्व जो पैटर्न है वो है हमारा थॉट्स का, फीलिंग्स का और बिहेवियर्स का, यानी कि कैसे विचार हम सोचते हैं, कैसी हमारी भावनाएं हैं और उनके लिए हमारा कैसा व्यवहार है। विच फैक्टर प्लेज ए रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास में कौन सा कारक मुख्य भूमिका निभाता है? तो मुख्य की बात करें तो यहां पे ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सभी चीजों का फर्क पड़ता है। हमारी वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी का फर्क पड़ता है, हमारा एनवायरमेंट कैसा है उससे हमारी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है, और हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर कैसा है उससे भी फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट मोस्टली हैपन्स इन, चरित्र का विकास जो होता है वो अधिकतर कब होता है? तो जो चरित्र का विकास है वो प्रारंभिक वर्षों में हो जाता है, लगभग जो फॉर्मेटिव यानी कि अर्ली ईयर्स होते हैं वहां पे हमारा ज्यादातर चरित्र का विकास होता है। बेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन एनसीसी इज, एनसीसी में व्यक्तित्व विकास का आधार क्या है? तो एनसीसी में व्यक्तित्व विकास का आधार है डिसिप्लिन, ऑप्शन बी। मैं समझ रहा हूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ए ग्रेड लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। और आपको यह भी पता है कि एनसीसी के सर्टिफिकेट का मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आपकी ए ग्रेड यानी कि अल्फा ग्रेड आनी चाहिए, और उसी की तरफ ध्यान रखना है आपको, टारगेट वही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ ए नेशन? राष्ट्र के भविष्य का सीधा संबंध किससे है? तो राष्ट्र के भविष्य का जो सीधा संबंध है वो है क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन बीइंग, उसके मानव की गुणवत्ता। सेल्फ कॉन्फिडेंस मींस, आत्मविश्वास का क्या अर्थ है? तो आत्मविश्वास का अर्थ होता है बिलीविंग इन वन सेल्फ, खुद पर विश्वास करना क्या कहलाता है? आत्मविश्वास कहलाता है। ए रॉन्ग पर्सनैलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, संगठन में एक गलत व्यक्तित्व क्या पैदा करता है? तो अगर कोई भी संगठन में कोई गलत व्यक्ति आ गया तो वो अनवांटेड सिचुएशन पैदा कर देगा, अवांछनीय स्थितियां पैदा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? कल्चर कंट्रीब्यूट्स टू पीडी बाय, संस्कृति, पीडी का मतलब यहां पे होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पीडी से यहां पे मतलब है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कल्चर का क्या योगदान है? तो कल्चर का योगदान है ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी लर्निंग को और ग्रोथ को, सीखने और विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कह रहा है कि सेल्फ केयर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आत्म देखभाल किसके लिए आवश्यक है? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो आत्म देखभाल है वो आवश्यक है हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।